नमस्कार साथियों, एसकेसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मैं गणेश चौधरी आपसे बार बार यही निवेदन करता हूं कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम प्रतिदिन नियमित कक्षाएं जो संचालित कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए, तो आप भी इस चैनल को अधिकाधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उन विद्यार्थियों तक पहुंचाएं जिनको कहीं न कहीं 100% लाभ हो सके। यह आपसे एक विनती करबद्ध निवेदन रहेगा। तो देखिए, अपन की नियमित कक्षाओं के अंदर अपन बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, इसलिए आप भी उन टॉपिकों में नियमितता के तौर पर एक समय विभाग के साथ पढ़ते रहे। तो देखिए, सबसे पहले अपन ने बहुपद किया था, जो एक बहुत बड़ा टॉपिक था। बहुपद के बाद में एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न आता था अपने ग्राफ का, उसको भी अपन ने अच्छी तरह से सरलीकरण करना सीखा था। उसके बाद में फिर समांतर श्रेणी और उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, उसमें से भी एक सवाल 6 नंबर का पुटअप हो रहा था। तो कुल मिला के अपन ने 4 प्रश्नावलियों को पढ़ लिया है: बहुपद, युगपत समीकरण यानी ग्राफ, समांतर श्रेणी और उसके बाद में आपके निर्देशांक ज्यामिति। उसी की कड़ी में आज अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, यानी त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, जो गणित के विद्यार्थी के लिए थोड़ा सा सरदर्द बनता है, लेकिन उसमें आप रुचि बनाइए। इंटरेस्ट ही सब कुछ है। अगर आपके दिमाग में सब कुछ आप आनंद के साथ सीख रहे हो तो 100% आपके दिमाग में वो बैठेगा। अब ये त्रिकोणमिति आपके 10वीं के पाठ्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारे सवाल इससे रिलेटिव आते हैं। जैसे कि इसमें एक बनता है आपकी प्रश्नावली जो 6 है, उसमें से 2 नंबर का सवाल पुटअप होगा और उसके बाद में प्रश्नावली 7 में से 100% जो एक सवाल बनता है, सवाल क्रमांक आपके पेपर का 28वां, जिसको सिद्ध करना होता है, यानी 6 नंबर का सवाल बनता है, यानी 1% वो एक सवाल ही बनाता है। उसके बाद ऊंचाई और दूरी आधारित एक सरल समस्या, एक वो प्रश्नावली है, उसमें से भी एक 3 नंबर का है और उसके बाद एक त्रिज्यीय खंड और वृत्तखंड से संबंधित भी एक सवाल किया जाता है। उसमें भी इस ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अंश काम में आते हैं। तो इसलिए आप आनंद के साथ इस ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी टॉपिक्स है उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और जितना हो सके आप घर पे रफ कॉपी लेकर के होमवर्क करेंगे। यानी मेरा उद्देश्य यही है कि आपको एक बार उस चीज़ों से वापस परिचित करवाना, ताकि उस सवालों को आप घर पे लेके बैठो तो आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए। बस इस क्लासों का यही उद्देश्य है। तो देखिए, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के अंदर त्रिकोणमिति पढ़ने में से पहले जैसे अपन दूसरी प्रश्नावली में सूत्र याद करते हैं, वैसे के वैसे त्रिकोणमिति में अपन को कितनी चीजें पहले याद करनी है। यानी पहले एक अपन को सारणी बनाना सीखना होगा। सारणी बहुत ही आवश्यक है और हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा हो तो आपको उत्तर पुस्तिका मिलती है, तो उसमें आप सारणी पेंसिल से पीछे रफ कार्य में बना सकते हैं, क्योंकि सारणी आपके किताब सारणी से संबंधित प्रश्न आएंगे और सारणी के सारे मान किसी को याद नहीं रहते, इसलिए सारणी बनाना सीख लें और वहां पर भी आप सारणी पहले बना लें, ताकि आपको बाद में जड़ से उसमें से मान देखना ही पड़े। तो पहले अपन सारणी बनानी सीखेंगे। सारणी कैसे? विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की एक सारणी होती है, वो अभी अपन यहां सीखेंगे। उसके बाद एक चीज और दूसरी सीखनी होती है, अनुपात्यमान। अनुपात्यमान और उसके बाद तीसरी चीज जो है वो लाल बट्टे का नियम और उसके बाद पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों का अनुपात्यमान और उसके बाद 5वीं चीज पढ़ेंगे अपन त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं। यानी सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यानी
किसी से भी रिलेटिव सवाल किया जा सकता है। तो इसलिए अपन इस पांचों ही टॉपिकों को अच्छे से सीखेंगे और सीखने के बाद इससे रिलेटिव जितने भी सवाल बनेंगे उस सारे सवालों को इससे जोड़ते हुए अपन सरल करेंगे। ये मैं पहले क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब तक ये चीज आपके दिमाग में नहीं है तब तक इन ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को आप छू भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखें कि इसको अपन को कैसे कैसे सीखना है और समझना है। तो देखिए, सबसे पहले अपन सारणी बनाना सीखते हैं। आपने सीखी भी होगी, लेकिन एक बार और देख ले। सबसे पहले सारणी में क्या होता है, एक तो होता है कोण और एक होता है थीटा, यानी रेडियन में मान होते हैं। ठीक है, वो चीजें आपने क्लासरूम में पढ़ी होगी, लेकिन आप यहां सिर्फ सारणी बनाने का टारगेट दी। तो सारणी बनाने में सबसे पहले कोण होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये सारे कोण हैं। ठीक है, और पूरक विशेष कोणों के त्रिकोण में तो विशेष कोण यही है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सारे के मान नहीं है यहां सारणी में। और उसके बाद ये भी क्रम से होना चाहिए, यानी आरोही क्रम में होना चाहिए। 30 के बाद 45, 45 के बाद 60 और 60 के बाद 90। इधर आपको थीटा याद रखना है क्रमशः। सबसे पहले साइन, उसके बाद में कॉस, फिर उसके बाद में टेन, फिर उसके बाद में कॉट, फिर उसके बाद में सेक और फिर उसके बाद में कॉसेक। ये भी कंटिन्यू याद रखना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक याद रहेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि पहला मान याद रख लो। इतना तो याद रख सकते हो, जब बड़े बड़े निबंधात्मक सवाल याद रख सकते हो तो इतना तो याद रख सकते हो। हाँ, इसके भी लाने के तरीके हैं, लेकिन अभी इतना अपने पास में समय नहीं कि सारी अब चीज को अपन पढ़ सके या समझ सके। इसलिए पहला मान आप याद रख लो। कैसे? साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ये चीज पढ़ ली, आसानी से याद रह जाएगा। उस इतना करने के बाद में अब इस पूरी सारणी को रटना नहीं है, सिर्फ समझ समझ के बनाना है। तो साइन लिखने के बाद कॉस कैसे करोगे कि उसको दाएं बाएं में व्युत्क्रम कर दोगे। कैसे? ये एक इधर है, इसको इधर ले आए, √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2 और उसके बाद में क्या हो गया? 0। साइन याद था, कॉस जट से बन गया। और जो ही कॉस बनता है तो टेन कैसे बनाना देखो। टेन का मतलब कॉस का भाग साइन में देना है। तो भाग देते समय विशेष चीजें ध्यान रखें। कैसे? आपने 1 का भाग 0 में दिया, 1 का भाग 0 में दिया तो क्या आया? 0। और इधर 0 का भाग 1 में देने पर क्या आता है? अपरिभाषित, यानी नॉन डेफिनेशन। गणितज्ञों ने इसको परिभाषित नहीं किया है कि क्या सॉल्यूशन होगा, इसलिए अपन सीखते हैं अपरिभाषित। ठीक है, फिर देखो 1/2 में √3/2 का भाग लगाना है। तो भाग लगाना ऐसे नहीं बटोगे, यानी 1/2 में भाग किसका लगाना है? √3/2 का भाग के रूप में लिख दिया। जब कोई भी संख्या डबल ऐड में हो, जब कोई भी संख्या डबल ऐड में हो तो जो हर है ना, सरल करने के लिए गुणे में बदलना पड़ता है, और गुणे में बदलते जो हर था उसका व्युत्क्रम हो जाता है। व्युत्क्रम बोले तो जो अंश था वो हर बन जाएगा और जो हर था वो अंश बन जाएगा। कैसे? या √3/2 था, 2 चला गया ऊपर और √3 आ गया नीचे। √3 से 2 से 2 कट गया, आपके पास में संख्या आ गई 1/√3। ठीक है, 1/√2 में 1/√2 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। सीधा सा पता चलता है, क्योंकि किसी समान संख्या में उसी संख्या का भाग 1 ही बार जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला √3/2 में √3/2 में 1/2 का भाग लगाना है। तो ध्यान रखना कि जब कोई भी संख्या डबल ऐड में हो
तो इस अगली वाली संख्या को गुणे में बदलना पड़ता है, और गुणे में बदलने पर यह संख्या क्या हो जाती है, व्युत्क्रम हो जाता है। यानी जो अंश था वो हर बन जाएगा और जो हर था वो अंश बन जाएगा। कैसे कि √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कट जाएगा। और ध्यान रखना, यानी किसी अंडूड की संख्या के नीचे या किसी भी संख्या के हर में चाहे आप 1 लिखो या नहीं लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसी भी संख्या में अंश में 1 लिखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए √3/1 का आप सिर्फ √3 लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1/√3 यानी 1 अंश में है उसको बहुत ही लिखना जरूरी होता है। तो साइन आपको याद था, कॉस आपने बदल दिया दाएं बाएं में। tan कैसे बना, देखो cos का भाग साइन में दिया तब tan बन गया। जो ही tan बनता तो उसको वापस दाएं बाएं में कर दो कि यह पर इधर है, इधर ले आए √3 1/√3 और आपके पास में अपरिभाषित √3 और फिर उसके बाद में ये 1, उसके बाद 1/√3 और ये 0। ये चीजें सीख ली आपने। उसके बाद में सेक का क्या करना, देखो सेक का कॉस का अंश हर में उल्टा। कैसे, इस 1 के नीचे कुछ नहीं, क्या लगा लें 1, तो ये हो जाएगा आपके 1/1 था, चाहे अंश का 1 लिखो चाहे हर का लिखो, क्या आएगा 1 आएगा। √3/2 है, √3/2 है ना, तो 2 चले गए ऊपर और √3 आगे नीचे, हो गया आंसर में उल्टा। फिर उसके बाद 1/√2 है तो √2 चला गया ऊपर और 1 आ गया नीचे, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है। और फिर उसके बाद 1/2 था, 2 चला गया ऊपर, 1 आ गया नीचे, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है। और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अब वापस दाएं बाएं कर लो, अपरिभाषित 2 2/√3 और 1। ये सारणी बना ली। ये अपन ने सारणी पहले क्यों बनाई, क्योंकि ये सारणी जब तक अपने माइंड में नहीं बनती तब तक जितने भी सवाल इस प्रश्नावली से संबंधित अपन ले रहे हैं वो सवाल अपने सॉल्व नहीं होते थे। तो अब देखिए एक सवाल, सारणी बना दी, अब सवाल के ऊपर इस सारणी को अपन लागू करेंगे। कैसे लिखा हुआ है, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60। गणित के सवाल को करने से पहले प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लें, यानी प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से देख लें। अब इसलिए सबसे पहले लिखेंगे हल, सारणी में से मान रखने, तो यहां पर आप एक लाइन लिखोगे, विशेष कोणों के अनुपात मान रखने पर, कोणों के मान रखने पर, तो कोणों के मान रखो कहां से, सारणी से देख करके, कोणों के मान रखने पर। कैसे, sin 60 का मान देखो सारणी में, ये sin 60 का मान √3/2, तो ये आ गया √3/2। अब ध्यान रखना इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी sin 60 और cos 30 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इन दोनों के बीच में किसका संबंध है, गुणे का संबंध है। तो ये आपने लिख दिया इंटू, और cos 30 का मान कितना हो गया, √3/2। ये cos 30 का मान हो गया √3/2। आई चीज समझ में। अब अपना दिमाग नहीं लगाए कि sin 60 का मान भी √3/2 और cos 30 का मान भी √3/2, कैसे हुआ, अरे ये साइन है ये 60 है, ये सारा सारणी के अकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए अपना दिमाग वापस यहाँ फालतू में नहीं खपाना है। अब देखिए प्लस sin 30 का मान 1/2 इंटू cos 60 का मान भी 1/2। कुछ भी नहीं किया, सारणी के अकॉर्डिंग अपन ने मान रख लिया। यहां मान रखने के बाद में √3 को √3 से गुणा किया पूर्ण 3 और 2 को 2 से गुणा किया 4, प्लस 1 को 1 से गुणा किया 1 और 2 को 2 से गुणा किया 4, यानी √3 को √3 से गुणा करने पर √9 बने, और 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। तो इसलिए जब कोई भी संख्या अंश और हर में हो, बीच में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, जब कोई भी संख्या अंश और हर में हो, बीच में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उस समय आप लसअप की प्रक्रिया के द्वारा उसको सरल करोगे। तो इसलिए अपने 4 और 4 का लसअप कितना आया,
4। जब हर समान हो तो अंश भी वही आएंगे, यानी 3 + 1। तो अब देखिए 3 भी प्लस का और 1 भी प्लस का, तो 3 और 1 कितना हो गया 4। 4/4 बराबर में कितना आया 1। अब आपका इसका आंसर हो गया 1। ये आपका था पहला सवाल। अब देखिए एक दूसरा सवाल जो आपके सामने लिखा हुआ है, यानी मैं जितने भी सवाल यहाँ लूँगा सारे सवालों का पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज है। बाकी आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से महत्वपूर्ण प्रश्न, उदाहरण वगैरह वगैरह आप देखते रहना, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिकल करोगे उतना ही आप ज़्यादा सीखोगे। यहाँ मैं अलग अलग पैटर्न के सवाल ले रहा हूँ जिससे आपको फायदा मिल सके। तो देखिए 3 sin 60 - 4 sin क्यूब 60। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे हल लिखने के बाद में मान रखना 3 और साइन के बीच गुणे का संबंध, तो ये गुणा sin 60 का मान √3/2। तो आपने रख दिया sin 60 का मान √3/2 -4 और साइन के बीच गुणे का संबंध, तो ये गुणा हो गया sin 60 का मान √3/2 और √3/2 का क्या होना चाहिए क्यूब, यानी √3/2 का क्यूब होना चाहिए। √3/2 का क्यूब जैसा है वैसा लिखना, यानी मन से अपन को कुछ भी नहीं करना है। माइंड इस तरह रखना बहुत ज़रूरी है। इस सब्जेक्ट में आपको साहित्य जैसा रस नहीं नज़र आ रहा है, यानी आपको बिल्कुल भी क्या करना है रुचिपूर्वक करना है। और थोड़ा भी प्लस माइनस आप बोल गए तो सवाल गलत की तरफ चला जाएगा। तो देखिए 3 को √3 से गुणा किया, 3 √3/2 -4 √3 √3 कैसे सरल करोगे देखो, √3 √3 यानी किसी भी संख्या के ऊपर क्यूब हो उस संख्या को कितनी बार लिखना होता है 3 बार। तो देखो √3 को √3 से गुणा किया पूर्ण 3 और ये √3 गुणा हो गया, और 2 का क्यूब यानी 2 × 2 × 2 2 × 2 4 4 × 2 कितना हो गया 8। और अब 4 का भाग 8 में कितनी बार गया 2 बार। तो 3 √3/2 -3 √3/2 कैसे 4 का भाग 8 में 2 बार गया। अब यानी जब संख्याएं समान हो चिन्ह असमान हो, यानी ये संख्या है प्लस की और ये माइनस की, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी 0 इसका मान हो गया। तो इसलिए एक दूसरे पैटर्न का ये अपने के सामने एक सवाल था। तो देखिए एक और सवाल आपके सामने जो लिखा हुआ वो क्या कह रहा है। सवाल लिखा है 3 कोष्टक tan² 30 -4/3 sin² 60 -1/2 कोसेक स्क्वायर 45 + 4/3 sin² 90 बराबर में 1/3। तो कहने का मतलब ऊपर लिखा हुआ सिद्ध कीजिए, और हाँ जब कभी भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए और बराबर के दोनों तरफ संख्या हो, तो सिद्ध करने का मतलब यही होता है कि बराबर के इधर वाला कहलाता है LHS अपना जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, और बराबर के इधर वाला कहलाता है राइट हैंड साइड। तो जब दोनों को बराबर करोगे तो प्रूफ हो जाएगा HP, यानी सिद्ध हो जाएगा। तो इसलिए देखो सवाल बड़ा भले ही हो लेकिन आपको लिखना कैसे, सबसे पहले लिखा LHS यानी बराबर के इधर वाला सरल कर रहे हैं, ठीक है। 3 tan² 30, तो 3 का 3 tan 30 का मान 1/√3 और आपने 1/√3 का क्या लगा दिया स्क्वायर। 4/3 इंटू sin² 60 यानी sin 60 का मान √3/2 और उसका क्या हो गया स्क्वायर -1/2 कोसेक स्क्वायर 45, तो कोसेक 45 का मान है आपका √2, तो ये हो गया आपके √2 और उसका भी क्या हो गया स्क्वायर। 4/3 sin 90 का मान 1 और 1 का भी क्या लगवा दिया स्क्वायर। आई चीज समझ में, यानी जैसा सवाल में मान पूछ रहा था वैसा अपन ने इस सारणी को प्रयोग में लेते हुए उसके मान को रखा है, ठीक है। अब उसके बाद 3 इंटू 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, √3 को √3 से गुणा किया पूर्ण 3
-4/3 इंटू √3 को √3 यानी किसी संख्या के ऊपर स्क्वायर हो उसका मतलब ये होगा कुछ संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। यानी आपने √3 को √3 से गुणा किया पूर्ण 3 और 2 को 2 से गुणा किया 4 -1/2 √2 को √2 से गुणा किया पूर्ण 2 प्लस 4/3 और ध्यान रखना एक को चाहे कितनी बार ही गुणा करो एक ही आएगा और एक को किसी भी संख्या से गुणा करो वो सेम संख्या ही आएगी, इसलिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद इधर देखिए 3 को 3 से काट दिया, क्या बचा 1 माइनस 3 एकम 3 4 एकम 4, यहाँ जीरो नहीं बचेगा, अधिकतर स्टूडेंट यहाँ जीरो कर देते, नहीं क्या आएगा 1 माइनस 2 से 2 कट गया 1 प्लस का 4/3। अब हाँ ध्यान रखना, अब यहाँ पर विशेष सवाल गलत होने की कंडीशन, आप जोड़ोगे इसको नहीं, पहले लसअप ले लो, सबके नीचे 1 लिख लो ताकि सारी संख्याएं भिन्न में व्यवस्थित हो गई है। अब जब सारी संख्याएं भिन्न में व्यवस्थित हो जाती है, बीच में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उसको लसअप की प्रक्रिया के माध्यम से ही सरल किया जाता है। तो 1 1 1 3 का लसअप कितना आया 3। अब 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, यानी जो लसअप लिया उसमें हर का देंगे भाग और जितनी बार भाग गए उसको अंश से करेंगे गुणा। तो 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3 माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3 माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3 प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 4 से गुणा किया 4। अब ये प्लस का 3 ये माइनस का 3 कट गए, अब प्लस के 4 में से माइनस का 3 गया तो पीछे बच गया 1 और बट्टों में 3 था। तो ये सवाल बहुत ही अच्छे होते हैं क्योंकि आपको सामने लक्ष्य पड़ा है कि क्या लाना है आपको 1/3। तो आप ये कह दोगे LHS बराबर RHS HP। ये सवाल बहुत ही अच्छे होते हैं, गलत कभी नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता था कि मैं इसको पूरे को सरल करके जब तक 1/3 नहीं लाऊंगा तब तक ये मेरा सवाल गलत होगा। तो इसका मतलब बाकी वाले गणित के पेपर के अंदर सवालों की आंसर माला पीछे नहीं दी होती, उत्तर माला कभी नहीं होती, लेकिन इन सवालों में सिद्ध करने वाले सवाल में स्पष्ट सामने लिखा पड़ा है कि वही लेके आओ, इसलिए ये सवाल कॉन्फिडेंस के साथ कभी गलत नहीं होते हैं। तो अब देखिए एक और सवाल, यानी सारे सवाल अलग अलग पैटर्न से और महत्वपूर्ण भी आपके लिए बहुत इस समय महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो क्या लिखा, इसके ऊपर सिद्ध करना लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप क्या समझोगे कि सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 कोष्टक 2 cos 60 प्लस साइन 90 प्लस tan 45 बराबर में 10, यानी बराबर आ गया। इसका मतलब बराबर के एक तरफ और बराबर के इस तरफ दोनों तरफ संख्या है, यानी इसको सरल करके अपन को 10 लाना है। और जब तक 10 नहीं आएंगे तब तक सवाल कहीं न किसी रूप से मिस्टेक है, यानी सही नहीं है। 10 जब आएंगे तो मोहर लग जाएगी कि अपना सवाल 100% सही है। तो देखिए बराबर के इधर वाला सरल कर रहे हैं तो इसलिए अपन लिखेंगे LHS। क्या लिखेंगे LHS। LHS लिख दिया, ये लेफ्ट हैंड साइड को अपन सरल कर रहे हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि कोष्टक सेक स्क्वायर 30, यानी सेक 30 का मान है 2/√3, ये हो गया 2/√3। यहाँ बड़ा कोष्टक लगा लो, ये छोटे कोष्टक में स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 45 यानी कोसेक स्क्वायर 45, तो कोसेक 45 का मान √2 और √2 का भी हो गया स्क्वायर। कोष्टक 2 इंटू कॉस 60, ये cos 60 का मान 1/2, ये 1/2 प्लस साइन 90 का मान 1 प्लस tan 45 का मान भी 1। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ाओ, 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 को 3 से गुणा किया 2/सेक 30 का मान, सेक 30 का मान था आपके 2/√3, तो यहाँ पे 2/√3, तो √3 को √3 से गुणा किया पूर्ण 3 प्लस 2 को 2 से गुणा किया पूर्ण 2, √2 को √2 से गुणा किया पूर्ण 2, नीचे कुछ भी नहीं क्या लगा देंगे 1, 2 से 2 कैंसिल,
इधर क्या 1 प्लस 1 प्लस 1। अब इनके लसअप लोगे यानी 3 और 1 का लसअप कितना आया 3। अब जो लसअप लिया उसमें हर का देंगे भाग और जितनी बार भाग दे उसको अंश से करेंगे गुणा, यानी 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 4 से गुणा किया 4 प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 2 से गुणा किया 6। अब यहां काउंटिंग 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने हो गए 3। अब इन दोनों कोष्टकों के बीच गुणे का संबंध है, यानी कोई दोनों कोष्टकों के बीच में कोई चिन्ह नहीं हो तब तक उन संख्याओं के बीच में गुणे का संबंध होता है। तो 3 से 3 कैंसिल, 6 भी प्लस के और 4 भी प्लस के कितने हो गए 10। तो अपने भी इधर कितने आ रहे हैं 10। तो अपन प्रूव कर सकते हैं कि LHS बराबर क्या हो गया RHS, यानी दोनों साइड से ये हो गया आपका HP। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध करने वाले सवाल भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो अब देखिए एक आपके सामने बहुत ही बार पूछा जा सकने वाला माध्यमिक बोर्ड प्रश्न पेपर के अंदर बहुत ही बार इसको पूछा गया है, यानी काफ़ी बोर्ड पैटर्न पेपर के अंदर इस ऐसे सवालों को पूछा जाता है। कैसे, क्या लिखा हुआ कि यदि साइन a प्लस बी बराबर 1 कॉस a माइनस बी बराबर √3/2 तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले साइन a प्लस बी, तो अपन लिखेंगे हल साइन a प्लस बी, तो ये हो गया साइन a प्लस बी बराबर 1। तो अब आपको यहां ध्यान रखना होगा कि 1 किसका मान है, तो 1 साइन 90 का मान है, लेकिन आप कहोगे 1 का मान तो सब में है, लेकिन सबसे पहले साइन के कंसेप्ट में किसका है, तो साइन के कंसेप्ट में हो गया आपके साइन 90। ठीक है, यानी अब क्या कहता है, यूक्लिड नामक एक गणितज्ञ था जिसने एक परिभाषा दी थी कि जब कोई भी संख्या बराबर के दोनों तरफ होती है, बराबर होती है, तो वह संख्या कैंसिल हो जाती है। तो साइन से साइन कैंसिल हो गए, तो क्या बचा a प्लस बी बराबर 90। अब इसको आप बना लो समीकरण नंबर 1। फिर दूसरी चीज क्या कहती है, कॉस a माइनस बी बराबर √3/2। तो अपन लिखते हैं कॉस a माइनस बी बराबर √3/2। अब कॉस के संदर्भ में √3/2 किसका मान है, तो कॉस 30 का, यानी ये सारणी आपके साइड में खुली हुई रहनी चाहिए। तो ये हो गया आपके कॉस 30। ठीक है, भले इंस्ट्रक्शन देना चाहो तो साइड में एक इंस्ट्रक्शन दे दो, क्या कि साइन 90 बराबर 1 और कॉस 30 बराबर √3/2। यानी सवाल की बहुत सुपरलेटिव डिग्री हो गई। अब सवाल किसी न किसी रूप में 100% अच्छा है। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो गए, a माइनस बी बराबर 30, ये बन गया समीकरण नंबर 2। जब किसी भी सवाल में आपके पास में समीकरण 2 बन जाते हैं तो अपन ने एक विधि सीखी थी, विलोपन विधि, क्योंकि आपको a और b का मान ज्ञात करना है और यहाँ चर भी 2 है, एक a और एक b। तो अपन ने अच्छे से पढ़ा है 2 चरों वाले रैखिक युग्म समीकरण। तो जब अपने पास में जो ही 2 समीकरण बन जाते हैं, तो 2 समीकरण बनने के बाद में अपन सवाल को लेते हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि अपने अच्छी तरह से सीखी है 2 चरों वाले रैखिक युग्म समीकरण में। विलोपन विधि में अपन दोनों समीकरण लिख देते हैं, a प्लस बी बराबर 90 और a माइनस बी बराबर 30। अब विलोपन विधि क्या कहती है कि किसी एक चर का विलोपन करना मतलब लुप्त करना, यानी जब संख्याएं समान हो, चिन्ह असमान हो, संख्याएं कट गई। a और a कितना हो गया 2a, 90 और 30 यानी 120। 2a बराबर 120, तो a बराबर कितना हो गया 120/2। तो a बराबर कितना आ गया 60, यानी कोण जो a का मान है वो अपने पास 60 का हो गया। जो ही कोण a का मान आता है तो आप लिखोगे a का मान चाहे समीकरण 1 में रखो या भले समीकरण 2 में रख लो। समीकरण 1 में रखने पर अब आपने समीकरण 1 में रखा, ये वाला समीकरण 1, a का मान कितना आया 60 डिग्री प्लस b बराबर 90।
अब देखिए बीजगणित और अंकगणित दोनों बराबर के एक तरफ है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, पक्षांतरण हो जाएगा। ये किया पक्षांतरण, तो b बराबर हो गया 90 माइनस 60, तो बराबर कितना हो गया आपके 90 में से 60 के b का मान कितना हो गया 30। तो a का मान आ गया 60 और b का मान आ गया 30। अभी भी अपन को संदेह है कि क्या अपना सवाल सही है कि नहीं है, तो उसकी अपन तुरंत प्रभाव से एक जांच कर सकते हैं कि a प्लस बी है ना, तो a प्लस बी बराबर 90 यानी 60 प्लस 30 बराबर 90, a माइनस बी बराबर 30 यानी 60 माइनस 30 बराबर 30। इसलिए अपना इस सवालों की जांच भी हो जाती। इसलिए आज अपन ने इस वीडियो के माध्यम से सारणी से जितने भी बनने वाले सवालों को अपन ने यहाँ पे सरल किया है। क्लास में आप नियमित रूप से बने रहिए। धन्यवाद।